नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हाज़िर हूँ वीडियो लेके रिगार्डिंग एसएससी कोर्ट केस। कई लड़कों ने कैट में केस किया है, कई लोग प्लानिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दर्ज करने के लिए। और मेरे ग्रुप में कई लोग मुझसे ये मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ एक बार दोबारा मतलब कंफर्म करा दीजिए कि क्या कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है कोर्ट केस से। क्या स्टे लगेगा, क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या रिवाइज रिज़ल्ट आएगा या क्या होगा जो भी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो हाज़िर हूँ बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं सारी बातें इसमें कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो कोई भी कंक्लूजन देने से पहले हमें थोड़ा सा फैक्चुअल और टेक्निकल बातें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हवा में वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो रियल है वही चीज़ें भाई वैलिड होती हैं। ठीक है, हम मोरालिटी बेसिस पे कुछ भी कहें, लेकिन जो कोर्ट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं भाई टेक्निकली काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताऊँ, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो कई बार कोर्ट्स के जो वर्डिक्ट आए हैं तो मैं उसका सार मतलब कंक्लूजन बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इफ़ अ स्टैट्यूट ऑब्लिक रूल और ऑब्लिक रेगुलेशन गवर्निंग एन एग्ज़ाम permits revaluation of answer sheets or scrutiny of answer sheets as a matter of right, then authority conducting the exam may permit it। मतलब अगर कोई रूल ऐसा है नोटिफिकेशन में कि हाँ रीवैल्यूएशन हो सकता है, तो वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी उसको रिवैल्यूएट करा सकती है फाइनल आंसर की के बाद भी। ठीक, दूसरा, इफ़ अ स्टैट्यूट ऑब्लिक रूल ऑब्लिक रेगुलेशन governing an exam does not permit revaluation oblique scrutiny of answer sheet, then court may permit revaluation oblique scrutiny only if it is demonstrated very clearly without any inferential process of reasoning or by a process of rationalization, and only in a rare or exceptional cases that a material error has been committed। इसका सरल भाषा में मतलब ये होता है, कोई भी कमीशन एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जैसे एसएससी, अगर वो अपने रूल में ये लिख देता है नोटिफिकेशन में कि हम फाइनल आंसर की को फॉर्म रखते हैं, हम कभी भी रिवैल्यूएट नहीं करते, उस केस में भी कोर्ट परमिशन देता है रिवैल्यूएशन का, दोबारा आंसर की का रिवैल्यूएट करने का। लेकिन कब? ओनली इफ़ इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड वेरी क्लियरली, मतलब इतना साफ साफ दिख रहा है कि वो गलत है, बिना किसी इन्फ्रेंशियल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग के और बाई अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि लगाए, बिना सल्यूशन किए, बिना इन्फ्रेंसेस निकाले, उसके बावजूद अगर साफ साफ दिख जाए कि हाँ कोई क्वेश्चन गलत है, इस लेवल पे गलत है। जैसे लेट सपोज क्वेश्चन में पूछ ले कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है और एसएससी ने बोल दिया बेंगलोर, अब वो ना तो उसको रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, ना इन्फ्रेंशियल प्रोसेस की ज़रूरत है, ना ही कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वो वेरी क्लियरली दिख रहा है, साफ साफ बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है साफ साफ कि गलत है। या फिर 9 8 72 की जगह वो 68 दे दे, ऐसे अगर गलती कभी होती है ना, उस केसेस में कोर्ट्स इंटरफेयर करता है और इवैल्यूएशन के लिए आदेश देता है। तो ये बात समझिए किन चीज़ों में वो रिवैल्यूएशन के लिए परमिशन देता है। थर्ड पॉइंट, द कोर्ट शैल नॉट एट ऑल री इवैल्यूएट और स्क्रूटनाइज आंसर शीट ऑफ कैंडिडेट इट हैज़ नो एक्सपर्टाइज इन द मैटर एंड एकेडमिक मैटर्स आर बेस्ट लेफ्ट टू एकेडमिक्स। समझे? तो मतलब कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं होती है रीवैल्यूएट करने की या स्क्रूटनाइज करने की आंसर शीट्स को। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट का, ना ही कोर्ट के पास कोई एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है ना, और ये एक्सपर्टाइज सिर्फ एकेडमिक्स मतलब जो एग्ज़ाम करा रहा है उसी पे छोड़ देती है कोर्ट। तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है जनरली। ठीक है, कोर्ट शुड प्रिज्यूम करेक्टनेस ऑफ द की। फोर्थ पॉइंट, द कोर्ट शुड प्रिज्यूम द करेक्टनेस ऑफ द की आंसर्स and proceed on that assumption. In the event of doubt, the benefit should go to the exam conducting authority rather than the candidate। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसके दो आंसर हो सकते हैं, ये डिस्प्यूटेड हो सकता है, या ये होगा या वो होगा। एसएससी कह रहा है ये आंसर है,
कैंडिडेट कह रहा है ये आंसर है, कैंडिडेट अपने बुक्स लेके आएगा, सोर्स लेके आएगा, एसएससी अपने कुछ वो तर्क देगी, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी एजेंसी के, जैसे इस केस में हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने एक्सप्लेनेशन में जो आंसर जस्टिफाई किया है तो कोर्ट्स उसी को रियल मान के चलता है, वो बच्चों का नहीं सुनेगा, ना ही वो उनके आंसर्स को देखेगा। वो कोर्ट हमेशा क्या करेगा, जो एसएससी का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना उसके ही एक्सप्लेनेशन को अज्यूम कर लेता है कि वो सही है, प्रोसीड ऑन दैट अजम्पशन बोला है ना, तो उस अजम्पशन को मान लेता वो सही है। अब उसके बाद फिर वो देखता है, वो पहले ही मान लेगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सही बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। और बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी इस केस में एसएससी को ही दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन जाके आप कोर्ट में ये कहो कि नहीं भाई एंटीसीडेंट रिवर यमुना नहीं गंगा है, इंडस है, ये है वो है, तो कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि एसएससी के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो बता देंगे ये डिस्प्यूटेड था इसलिए गलत था, मैंने बोनस दे दिया। उस केस में कुछ नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इसके रूल है सुप्रीम कोर्ट का कि जब भी कभी डिस्प्यूट होगा तो वो क्या होगा, अथॉरिटी जो एसएससी होता है ना उसी के ही फेवर में जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, द सिंपथी एंड कंपैशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मैटर ऑफ डायरेक्टिंग रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर की। If error is committed by exam conducting agency या authority, the complete body of candidate suffers, ठीक है। तो कोई भी सिंपथी या कंपैशन या मोरालिटी कोर्ट्स में नहीं चलती, ठीक है। आज सिंपथी दे के ये नहीं कह सकते हो कोर्ट से कि भैया 10 क्वेश्चन बोनस हो गए या 20 बोनस हो गए, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। इस बेसिस पे कोर्ट कभी भी आदेश नहीं देता है कि रिवैल्यूएट कर दो, ठीक है। तो ये आप अपने मन से उतार लीजिए कि आप सिंपथी बेसिस पे आप करवा देंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल बात है, अगर एरर हुआ है तो इतना इस लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेटेड होना चाहिए कि इतना ज़्यादा गलत है बिल्कुल सामने, तभी वो अंदर घुसता है, ठीक है। और कोड ये भी कहता है द एंटायर प्रोसेस डज नॉट डिजर्व टू गेट डीरेल्ड ओनली बिकॉज सम कैंडिडेट्स आर डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड और परसीव सम इनजस्टिस हैव बीन कॉज टू देम बाय एन एरोनियस क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर कोई क्वेश्चन गलत है, ये इरोनियस है, यहाँ कहीं मिस्टेक्स है, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरा प्रोसेस दैट मीन्स सीजल टायर 1 सीजल टायर 2 मेंस ये वो वगैरह वगैरह सबको डीरेल नहीं किया जा सकता, पूरे एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज कुछ बच्चे डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इस बेसिस पे कभी भी ऐसा नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का पहला जवाब ये है, क्या री एग्ज़ाम हो सकता है, तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट, एक बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, इट वाज रणविजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ था, केस हुआ था, उसमें देखो एक वर्डिक्ट ये आया था कि इवन इफ देयर इज नो रूल ऑब्लिक रेगुलेशन परमिटिंग रिवैल्यूएशन, कोर्ट में परमिट सच रिवैल्यूएशन इफ डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली दैट देयर आर एरर्स, then only court can exercise its power of judicial review। मतलब देखो भाई मैंने अभी जिससे पहले बताया था कि आप जब तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर दोगे क्लियरली, मतलब आपको इन्फ्रेंशियल प्रोसेस नहीं लगाना है, आप ये नहीं कह सकते कि देखो एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है, सेट गोल्स का ये दिया है और एसएससी ये बोलेगा वो बोलेगा, तब नहीं कुछ होगा, क्योंकि वहाँ इन्फ्रेंस लगाना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में नहीं साथ देगा कोर्ट आपका, क्योंकि उस केस में डिस्प्यूट पे जाएगा और डिस्प्यूट में हमेशा एसएससी के फेवर में ही जाएगा, ये कोर्ट का रियल नियम होता है, ठीक है। लेकिन रीवैल्यूएशन तभी पॉसिबल होता है जब बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है क्लियरली कि देयर आर एरर्स। तो जब बिल्कुल साफ साफ कहीं एरर होगी, गलती होगी, तभी कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करता है। बट इन केस ऑफ डाउट it has to be resolved in the favor of examination authority alone. If subject matter experts is able to give an analysis which appears to be reasonably intertwined with subject itself, the courts would be loath in interfering with such conclusions। कहने का मतलब ये है कि आप जब फाइनल आंसर की आता है ना, तो जो इनके एसएससी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जाओगे,
आप ये कहोगे भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तो कोर्ट आदेश देगा कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एसएससी के आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। ठीक है, अगर कोर्ट को ये ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने अपने तरफ से कोशिश की थी जस्टिफाई करने की कि हाँ ये आंसर यही है, तो उस केसेस में कहीं ना कहीं एसएससी कोर्ट्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करती हैं। ठीक है, द कोर्ट्स वुड बी लोथ इन इंटरफेयरिंग विद सच कंक्लूजन्स, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के जो कंक्लूजन है उनके खिलाफ नहीं जाने की कोशिश करती है कोर्ट कभी भी। आया समझ में बात? तो आप अगर यहाँ वहाँ जाके ये चिल्ला लो कि भाई ये क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न वाला एसएससी ने क्यों दे दिया, क्यों नहीं देना था, ठीक है, तो उस केसेस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का एक्सप्लेनेशन ही कोर्ट उसको रियल मानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने जस्टिफाई सही से किया है और उनको लगा कोर्ट को नहीं ठीक है, उन्होंने कोशिश की है पूरा अपने इंटेंट के साथ, तो वो फिर कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, मतलब एसएससी के अगेंस्ट नहीं जाएगा वो, ये बात जान लीजिए। लेकिन एक और एक्सेप्शनल देखिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, इन केसेस वेयर इट वॉज बियॉन्ड डाउट दैट द की आंसर वॉज रॉन्ग, it would be unfair to penalize students for not giving the suggested demonstrably wrong answer. Any refusal on the part of court to interfere, even in such a case, would amount to a serious illegality. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बिना कोई डाउट के, बिना कोई शक के अगर कोई क्वेश्चन एक तरफा गलत है, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी एसएससी को उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट्स को, वो उस लेवल पे गलत है, तो वो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा कोर्ट्स के लिए भी, कि अगर उस केस में भी अगर बच्चों का साथ ना दें तो गलत हो जाएगा वो फिर। तो उस केस में अगर कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इलीगल इशू हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट इंटरफेयर करता है। अब आया समझने? अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको 2023 का केस बताता हूँ। तो 2023 में क्या हुआ था, एसएससी ने 5-6 क्वेश्चन में आंसर चेंज किए थे और बोनस वोनस किए थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे। तो लड़कों ने जाके मतलब कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस में क्या हुआ कि उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया 7 क्वेश्चन पे। तो 7 क्वेश्चन पे जब किया तो कोर्ट ने आदेश दिया एसएससी को कि अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से उसका एक्सप्लेनेशन मांगिए कि उन्होंने आंसर ये क्यों दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अपना एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक, तो उन्होंने 6 क्वेश्चन पे अपना एक्सप्लेन दिया। मोस्ट यूनिवर्सल का उन्होंने बताया भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वहाँ से ये देखिए ये दिया है, वो दिया है, फलाना है, ढिमका है, मतलब उल्टा सीधा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। तो क्योंकि वहाँ डाउट से डिस्प्यूटेड था, 1% भी डाउट हो रहा था, तो भाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि ये आंसर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे मेलाफाइड इंटेंशन नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने उनके ही फेवर में चले गए। ठीक है, इवन वो गलत थे, मैं रियल बात बताऊं, गलत थे क्वेश्चंस, लेकिन उस मामले में कभी भी कोर्ट्स अगेंस्ट नहीं जाती एसएससी के। लेकिन एसएससी कहाँ फंस गई पता है? वो फंस गई ओके में। कैसे, मैं बताता हूँ, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इसके बारे में बताता हूँ ये ओके में कैसे फंसी थी। देखो हुआ ये था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड HOCK हॉकी। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था कि उन्होंने पूछा था मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, पहली बात तो मीनिंगफुल हो, दूसरा इंग्लिश वर्ड्स हो। तो एसएससी ने पहले योग दिया था एक, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में 2 दे दिया था ओकी। ठीक है, ठीक है, अब जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि OKEY जो ओकी है ये कहीं ना कहीं टर्किश टाइल गेम है, तुर्की एक देश में ये टर्किश टाइल गेम खेला जाता है, उन्होंने ये एक्सप्लेन दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया कि इट इज़ अ इनवेरिएंट ऑफ OKAY इनवेरिएंट। ठीक है, और इसको इनफॉर्मल यूसेज में यूज़ किया जाता है। इस बात पे जज थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों? देखो उन्होंने ये बोला, जब आपने खुद बोला था कि ये मीनिंगफुल वर्ड बताने हैं, तो आप कैसे इनफॉर्मल वर्ड्स को कह सकते हो? इनफॉर्मल तो ऐसे ब्रो भी होता है,
ब्रू भी होता है, GUD गुड भी कहते हैं। तो ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। तो इनफॉर्मल वर्ड्स को मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड तो बोला नहीं जा सकता। ना ही आप ओकी को टर्किश टाइल गेम कह सकते हो, क्योंकि अगर टर्की में कोई टाइल गेम खेला जाता है तो उसको आप कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड थोड़ी ना बोल दोगे कि दुनिया में हर जगह यूनानिमसली एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जस्ट बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने खुद नहीं जस्टिफाई कर पाए कोड को, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक्सप्लेनेशन ने खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये मीनिंगफुल है। इवन कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया, जज ने ये बोल दिया कि मोर देन हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल की करियर में मैंने आज तक OKEY कोई भी वर्ड सुना ही नहीं मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये इतना डिमॉन्स्ट्रेबली रॉन्ग था, इस क्लियरली रॉन्ग था, बिल्कुल सामने रॉन्ग था, तब कोर्ट इंटरवीन किया था, तब कोर्ट इंटरफेयर किया था। बात समझो, ठीक है। वो इस लेवल पे गलत था कि ना तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उसको एक्सप्लेन कर पाए और ना ही कोर्ट जस्टिफाई हुआ, क्योंकि वो खुद बोल रहा है मैंने खुद नहीं सुना आज तक 50 साल में। वो इस लेवल पे क्वेश्चन गलत था। ठीक है, क्योंकि OKAY ही मीनिंगफुल होता है, OKEY नहीं होता। अब तो SSC जबरदस्ती उसको जस्टिफाई करने बैठ गई थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिवाइज रिजल्ट करूँ। बात समझ में आ रहा है? तो ये रीज़न था। नाउ एक और केस का मैं केस बताता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कि बोनस क्वेश्चन से क्या हो सकता है, तो मैं उसके लिए बताता हूँ। इवन देखो, इसमें भी एक वर्डिक्ट ये था, इवन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ की आंसर्स वर फाउंड टू बी इनकरेक्ट एज इन द केस ऑफ राजेश कुमार वर्सेस BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन विच इन्वॉल्व 45 रॉन्ग आंसर्स आउट ऑफ 100, it would be not justifiable to direct cancellation and reholding of examination. Revaluation of the papers on the basis of corrected answer keys would shall be the only correct approach, but only in rare and exceptional cases and to a very limited extent. कहने का मतलब ये था कि राजेश कुमार वर्सेस BPSC में क्या हुआ था, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, 100 में से 45 क्वेश्चन के आंसर्स डिस्प्यूटेड थे, गलत थे। सोचो 45% पेपर ही बिल्कुल डिस्प्यूटेड था। ठीक है, तो उन्होंने ये मतलब डिमांड किया था कि री एग्ज़ाम कर दूँ, कैंसिल कर दो, इस लेवल पे मतलब क्वेश्चन गलत थे तो इस एग्ज़ाम कर दूँ। तो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने कहा नहीं ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, ये बहुत गलत सल पेपर बना है। लेकिन जब ये केस डिविजनल बेंच गया था तो डिविजनल बेंच ने ऑर्डर ये किया, नहीं, एग्ज़ाम को कैंसिल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो पूरे प्रोसेस को अगर आप डीरेल कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं होता है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन चाहे कितने ही गलत हों, कितने ही वो हों, ठीक है, उस केस में भी री एग्ज़ाम होना असंभव हो जाता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस को दोबारा कराना कठिन है। SSC CGL 2024 का पेपर था, अब वो दोबारा कराओगे तो पूरा 1 साल पीछे हो जाएगा, वो कभी कोर्ट इस चीज़ के फेवर में कभी नहीं जाएगा, ये आप बात जान लीजिए बात। ठीक है, तो उस केस में भी, राजेश कुमार वाले केस में भी, जब 45 क्वेश्चन गलत थे, उसके बावजूद डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, हम री एग्ज़ाम नहीं करा सकते, हाँ मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि री वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उन्होंने NIT पटना और एक कोई और प्रोफेसर थे, 2 लोगों की एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी थी कि आप दोबारा इसके रिवैल्यूएशन करिए और अपना सजेशन दीजिए। तो उन्होंने 45 क्वेश्चन पे उन्होंने सजेशन दिया था कि हाँ ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, तो उसको मॉडिफाई करके उन्होंने कहा था कि दोबारा रिजल्ट निकालिए। ठीक है, उन्होंने ये बोला था, लेकिन ये कभी नहीं बोला था कि री एग्ज़ाम करा दूँ। ठीक है, मॉडिफाई करके निकालिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था तो उन्होंने ये बोला था नहीं, जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनको जॉब से निकालना बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी जॉब से नहीं निकाला था और बाद में जो दोबारा से रिवाइज कराया था। ठीक है, लेकिन जो जॉब ऑलरेडी कर रहे थे उनको नहीं निकाला था। तो इससे 2 चीज़ समझ में आती हैं, बोनस क्वेश्चन के बेसिस पे री एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो जॉब ऑलरेडी कर लेंगे 1-1.5 साल, उनको निकाला जाएगा, बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी क्लियरली समझ लीजिए। और रिवैल्यूएशन तभी होता है जब रेयर एंड एक्सेप्शनल केस होता है, तो ये रेयर केस ही था, क्योंकि 45 क्वेश्चन का होना अपने आप में गलत होना बहुत बड़ी बात होती है, रेयर केस ही होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ था, इंडिपेंडेंट कमेटी बैठी थी। तो इसीलिए अगर आप कभी भी जाइए कोर्ट केस करिए तो पहले आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, आपकी उनकी नॉलेज जानना पड़ेगा। सिर्फ मोरालिटी बेसिस पे हवा में केस नहीं किए जाते हैं। वहाँ आप जब जाएंगे भी तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि हाँ बहुत हैवी लेवल पे इसका चेंज प्रॉब्लम हुआ है, तभी वो कोर्ट आपका साथ देगा। ठीक है, और बहुत कुछ होगा तो सबसे पहले क्या करता है, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट
When a court is satisfied that answer provided in impugnant answer key is obviously incorrect, so that allowing the answer to remain would result in justice, the court has necessarily to step in and set again right the situation as in case of ओकी. ठीक है, तो वही मैंने बोला था कि जब एक लेवल पे एक तरफा क्वेश्चन जब कोई गलत हो जाता है और कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एसएससी से, ना ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, कि वो इस लेवल पे गलत है, तब तो कोर्ट बाई स्टेप इन करेगा. तो क्या आप ये सोचिए सीजीएल 2024 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस लेवल पे गलत हो कि कोर्ट को भी समझ में आ जाए नहीं ये क्वेश्चन गलत है? कोई है? मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी क्वेश्चन ऐसा, ना ही 18 तारीख को ना ही 20 तारीख को. एक क्वेश्चन क्रिन पे है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्यूट जा रहा है, लेकिन एक बात समझो, क्रिन का वर्ड भी कहीं ना कहीं भाई उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी जो है ना पुरानी वाली उसमें दिया हुआ है, तो वो एसएससी उसको जस्टिफाई कर ले जाएगी. आप चाहो तो केस कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर है कि आपका कोर्ट साथ देगा. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिक्शनरी में भी वो मेंशन्ड है क्रिन, ऐसा नहीं है. ठीक है, और कोर्ट भी कोई क्रिन में पढ़ के तो बैठे नहीं है. ओकी में तो वो चलो जानते थे कि भाई ओके ए वाई होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो वहाँ तो चलो वो साथ देंगे, लेकिन इसमें बड़ा मुश्किल है कि क्रिन में आपका साथ दे. ठीक है, स्टिल इट्स योर फाइट, आपका मतलब हक है, आप चाहो तो लड़ो, कोई बात नहीं. ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन पूरे वीडियो का ये रहा है, पहला कि सिंस एसएससी हैज़ प्लेड 100% सेफली, 100% सेफली कर दिया बाय गिविंग बोनस. सारे डिस्प्यूट क्वेश्चन पे उन्होंने बोनस दे दिया, सारा खेल ही ख़त्म कर दिया उसने. ठीक है, और बोनस करने से 99.99% कोर्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगा रिवैल्यूएशन के लिए. ठीक है, क्योंकि एरर था इसीलिए बोनस दे दिया ना, एसएससी ये बोलेगा क्वेश्चन में एरर था, मैंने बोनस दे दिया, सबको दे दिया मार्क्स टू ऑल. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगा रिवैल्यूएशन के लिए. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. ठीक है, बाकी अगर बहुत हाई लेवल पे पीआईएल जब लगता है, बहुत लोगों का पिटिशन होता है, इवन वकील के ऊपर भी होता है, तो उस केस में शायद अगर जज अपने विजडम का यूज़ करके अगर उसे लगता है नहीं वाकई गलत हुआ है, तो इंडिपेंडेंट वो कमेटी बना सकता है, जैसे उसके नीट के केस में हुआ था. ठीक है, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस होता है जब बहुत ऊपर तक डिमांड होती है, क्योंकि उस केस में क्या हुआ था, पार्लियामेंट तक ये बात उठ गई थी. ठीक है, सोचो पार्लियामेंट में जब बात उठ गई थी तब ऐसा हुआ था, तो बहुत रेयर होता है ऐसा केसेस होना. ठीक है, टीचर्स भी जान ही रहे हो भाई नाम के होते हैं, साथ बात कोई नहीं देता. मैं पहले भी वीडियो में बताया था, अभी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, 1 महीने में सब भाग जाएंगे, और देखिएगा आप धीरे धीरे सब भाग रहे हैं और भाग जाएंगे, जो बचे हैं वो भी भाग जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है. सेकेंड, द प्रोसेस कैन नॉट बी डीरेल्ड, नो री एग्ज़ाम पॉसिबल. ये सेकेंड मेरा कंक्लूजन है, प्रोसेस को डीरेल नहीं किया जाएगा और ना ही री एग्ज़ाम होगा. थर्ड, रिवाइज रिजल्ट इज़ वेरी रेयर. क्यों रेयर है? क्योंकि बोनस के क्वेश्चंस और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे रिवाइज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है. सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पे रिवीजन हो सकता है रिवाइज का, वो इसलिए हो सकता है कि जो ओवर एज के जो लड़के थे, जो जेएसओ वाले ही सिर्फ एलिजिबल थे, उन्होंने नॉर्मल एग्ज़ाम दिया था, एसएससी ने अभी भी फ़िल्टर लगा के उनको बाहर नहीं किया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का तो नुकसान किया है. तो इस बेसिस पे रिवाइज कर सकता है, वो भी क्या, एडिशनल निकाल के. जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको निकालना ये भी बहुत रेयर मुझे लग रहा है. ठीक है, लेकिन अबव ऑल सारी चीज़ें बातें बताने के बावजूद मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि वी मस्ट यूनाइट फॉर रिफॉर्म्स. देखो एसएससी ना तो सीजल 23 में सुधरा, ना ही सीजल 24 में सुधरा. ठीक है, तो हमें रिफॉर्म्स के लिए तो यूनाइट होना पड़ेगा. इतना भी सेल्फिश मत बनो मेरे भाई कि आप अपना फ़ायदा पा जाओ, नौकरी पा जाओ, तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ, नहीं एसएससी बढ़िया है, सही है. ये नहीं करना चाहिए भाई. कोई एक भी बंदा अगर कोई भी अनबायस्ड है ना, वो जानता है. इवन मुझे 18 तारीख के हज़ारों, मतलब हज़ार नहीं, 18 तारीख के कम से कम 15-20 लड़कों ने ये बताया कि नहीं गलत हुआ है, 20 तारीख वालों के साथ गलत हुआ है. ठीक है, तो सच्चाई बोलना सीखो भाई, समझो ब्लंडर तो हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, 20 तारीख वालों के साथ नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता, टेक्निकली हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो ब्लंडर को भी एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सीजल 25 के लिए तो रिफॉर्म्स के लिए यूनाइट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए इतना भी सेल्फिश ना हो, गलत को गलत बोलना सीखो. और कोई भी डिज़र्विंग, अगर कई मेरे जानने में कई डिज़र्विंग ऐसे थे जो बाहर हुए हैं. ठीक है, 20 तारीख के थे, बस किस्मत उनकी ये ख़राब थी. ठीक है, इसलिए इतना भी सेल्फिश होना बिल्कुल सही नहीं है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना पड़ेगा भाई, 2025 में ऐसा ना हो
ठीक है। सिर्फ अपनी नौकरी लेके बैठ जाओ, ये भी गलत है। मैं भी सिलेक्टेड बंदा हूँ, तो जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि सीजीएल 2023 के MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्टे लगा हुआ है, तो स्टे क्यों लगा था, मैं उसका रीज़न बताता हूँ, सुनो। एसएससी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हार गई थी, तो 16 फरवरी 2024 को उन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि रिवाइज रिजल्ट करिए, ठीक है। तो रिवाइज रिजल्ट का जब वर्डिक्ट आया था उस समय, तो लेकिन एसएससी तो मानी नहीं उस समय, वो केस डिविजनल बेंच चला गया। डिविजनल बेंच में जब चला गया तो वहाँ भी केस चलता गया, फिर लास्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा दिया बच्चों ने, ठीक है, कि मतलब आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट इस लेवल पे आ गया था, एक ऑनरेबल जज थे हाई कोर्ट के, जस्टिस धर्मेश ये नाम था उनका। तो वो बिल्कुल एसएससी के मतलब जैसे लग रहा था बिल्कुल तैयार थे इनकी इस बार टेढ़ा कर देंगे। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अगर 5 नवंबर या 30 सितंबर तक रिज़ल्ट नहीं आता है, वो डेट थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना, 5 नवंबर था शायद, होली दिवाली से पहले तक का, कि अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है तो DOPT का सेक्रेटरी और एसएससी के चेयरमैन सामने पेश होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए, आपने कोर्ट के आदेश क्यों नहीं माना, ठीक है। तो इस वजह से एसएससी भी खौफ में आ गई थी, ठीक है। तो एसएससी को लगा कहीं अगर रिवाइज रिजल्ट करना पड़ा हमें बाय चांस, ठीक है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जिन भी जॉब डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उन्होंने स्टे लगा दिया था टिल फर्दर ऑर्डर्स, कि जब तक ऑर्डर नहीं आता है तो स्टे लगा रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे अभी भी स्टे लगा हुआ है, रीज़न ये था। उनको ये डर था कहीं रिवाइज रिजल्ट करना ना पड़ जाए, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही है ना, गवर्नमेंट भी जान ही रहो कैसे हैंडल करती है सिचुएशन, तो सब हैंडल कर ली थी, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी सुनवाई इसकी 4-5 दिन में होगी, ठीक है। तो ये बात थी कि MES में क्यों स्टे लगा था, यही वजह थी, ठीक है। तो ये अब ये वीडियो इसलिए थी कि ताकि सबको भाई जो भी डाउट है कि रिवाइज होगा, बहुत रेयर है, री एग्ज़ाम होगा 0% नहीं होगा, बोनस के वजह से रिवाइज होगा बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो यार देखो कोर्ट के विजडम पे होता है और कैसे वकील बातों को रखता है। अगर ब्लंडर हुआ है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर दो, कोर्ट को जस्टिफाई कर दो तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जहाँ अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएंगे, लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद 1 साल 1.5 साल अगर केस चला तो फिर रिवाइज रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर जो नौ जॉब कर रहा है उसको कहाँ बाहर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मैंने वीडियो में सारी चीज़ बताने की कोशिश की, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाई ये वीडियो, काफ़ी चीज़ें देखिए पेपर में लिखना पड़ा था पूरा, तब जाके मैंने बताई, ठीक है। तो मेरी मेहनत को अगर आप लोग सराहना कर देते हो तो भाई एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो लगती है, एटलीस्ट 823 है तो 1000 तक तो पहुंचा दो ना कम से कम, ठीक है। तो ताकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें, ठीक है ना। सब लोग मिल के भाई कोशिश करना, सब्सक्राइब भी कर दो, हमारी मेहनत को साथ दो, ठीक है। थैंक यू।